everyone, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Lawyer channel. हमारे लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 6 तक कंप्लीट कर लिया था ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सेक्शन नंबर 7 और 8 डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपनी बैरेक लेकर आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 7 से, ठीक है। और मैं बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, हिमाचल प्रदेश की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इनफैक्ट हिमाचल का एग्जाम मार्च में होने वाला है और इन दोनों स्टेट्स में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले हैं। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की अगर मैं रिकैप दे दूं, सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी और सेक्शन 5 में टाइटल जरूरी होता है अगर हमें अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर करनी है। सेक्शन 6 में हम बात कर रहे थे सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से अगर किसी पर्सन को निकाल दिया गया था तो वो सूट फाइल करके पोजेशन ले सकते हैं। ओके, ये था हमारा सेक्शन 5 और 6। सेक्शन 7 बात कर रहा है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, हम बात कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो सी, अ पर्सन इंटाइटल्ड, जो भी पर्सन इंटाइटल्ड है, किस चीज के इंटाइटल्ड है? तो पोजीशन के इंटाइटल्ड है। एनी पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। एक स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी जो है जिसका इंटाइटलमेंट मेरे पास है, मतलब ये स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मेरे पास होनी चाहिए थी, मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी। फॉर एग्जांपल, मेरा लैपटॉप है, ये अगर मेरा लैपटॉप नहीं होता, किसी अदर पर्सन का भी लैपटॉप होता, लेकिन अगर इंटाइटलमेंट मेरे पास है, मतलब ये लैपटॉप इस वक्त मेरे पास होना चाहिए था, ये एक स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अगर मुझे रिकवर करना है तो मैं सीपीसी के पास जाऊंगी। ओके, सिविल प्रोसीजर कोड हमारा बताता है किस तरह से हमें रिकवर करना है। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 1 ये बात कह रही है कि कोई भी ट्रस्टी, अगर कोई भी ट्रस्टी है तो ही कैन ऑल्सो सू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजेशन। पोजेशन के लिए एक ट्रस्टी भी सू कर सकता है अगर उस ट्रस्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए, टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर हुम ही इज ट्रस्टी इज एंटाइटल्ड। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि स्पेशल या फिर टेम्पररी राइट भी किसी के पास है। प्रेजेंट पोजीशन का अगर मेरे पास स्पेशल या टेम्पररी राइट है तो भी मैं उस मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल कर सकती हूँ। स्पेशल और टेम्पररी राइट मेरा एक सफिशिएंट रीजन हो गया। स्पेशल और टेम्पररी राइट हमें कैसे मिल सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बेली हूं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा बेलर होता है, बेलर अपना अगर उसे एक सूट सिलवाना है, ओके, उसने कपड़ा दिया टेलर को, टेलर के पास वो कपड़ा जब तक रहेगा तो उस टेलर के पास उस मूवेबल प्रॉपर्टी की इंटाइटलमेंट हो गई। वो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो कपड़ा है, उस कपड़े की स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी इंटाइटलमेंट टेलर के पास है, तो उसके पास वो स्पेशल या फिर टेम्पररी राइट हो गई और उस बेसिस पर उस मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वो सूट फाइल कर सकता है। ठीक है। तो हमारे स्पेशल और टेम्पररी राइट्स में आ जाते हैं बेलर, बेली, फाइंडर ऑफ गुड्स। ओके, एंड मैं बता दूं जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, इसमें आपको ओनरशिप की जरूरत नहीं है। ओके, प्रेजेंट पोजीशन काफी है, नो नीड ऑफ ओनरशिप। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हम सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द ओनर ऑल्सो। ये था हमारा सेक्शन 7। आई होप सेक्शन 7 आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम रिकवरी कर रहे हैं, मैं रिकैप कर दे दूं एक, हम यहाँ पर रिकवरी कर रहे हैं स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की। जरूरी नहीं है वो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मेरा ही प्रॉपर्टी हो। ओके, जरूरी नहीं है कि मैं ओनर हूं उस प्रॉपर्टी की, लेकिन अगर मेरे पास इंटाइटलमेंट है, अगर वो प्रॉपर्टी मेरे पास होनी चाहिए थी, तो आई कैन रिकवर दैट उस सूट को फाइल करके। स्पेसिफिक वर्ड का मतलब आप लिख लीजिए, स्पेसिफिक का मतलब होता है केपेबल ऑफ बीइंग असर्टेन्ड एंड आइडेंटिफाइड। ठीक है। स्पेसिफिक वर्ड को आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए, इसका मतलब होता है केपेबल ऑफ बीइंग असर्टेन्ड एंड आइडेंटिफाइड। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 8 के पास। सेक्शन 8 क्या कह रहा है? सी, सेक्शन 8 is talking about the liability of person in possession, not as owner,
to deliver to person entitled to immediate possession। यहाँ पर हम लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, उस पर्सन की लाइबिलिटी जिसके पास कोई भी प्रॉपर्टी चली गई है और वो पर्सन इंटाइटल्ड नहीं है उस प्रॉपर्टी की, तो जिसके पास भी इंटाइटलमेंट है उसे वो इमीडिएटली हैंड ओवर कर देगा। ओके, सी इसकी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं। एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल पेन है, ठीक है, मेरे पास पेन है जिससे इस वक्त मैं लिख रही हूं, अगर उस पेन का पोजेशन मेरे पास है, ठीक है, पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल, यहाँ पर जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया पेन, वो मेरे कब्जे में है, ठीक है, विच ही इज नॉट द ओनर, लेकिन मैं ओनर नहीं हूं उस पेन की, तो मुझे कंपेल किया जा सकता है स्पेसिफिकली कि आप इस पेन को उस पर्सन को दीजिए जिस पर्सन के पास इमीडिएट पोजेशन होना चाहिए। जो भी पर्सन एंटाइटल्ड है उस पर्सन को आप ये पेन इसी वक्त रिटर्न करिए, ठीक है। इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन सारे मामलों में मुझे ये पेन रिटर्न करना पड़ेगा। हमारे पास 4 मामले हैं। पहला मामला है व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है, एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ जो है वो रिटर्न करेगा। दूसरी बात, व्हेन कंपेंसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ, जो सामने वाला पर्सन है, जो प्लेंटिफ है, जिसके पास ये पेन होना चाहिए था, ठीक है, हम उसे मनी में एडिक्वेट रिलीफ नहीं दे सकते हैं। हो सकता है ये पेन उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ये पेन ऐसा हो कि उसके पूर्वजों ने दिया हो, या ये पेन उसके लिए कोई मेजर रोल प्ले करता हो कि इसके बिना उसका काम नहीं चल सकता, और हम मनी देकर उसके लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे, तो मुझे ये पेन ही देना पड़ेगा। सी क्लॉज क्या कह रहा है, व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असरटेन द एक्चुअल डैमेज, हम डैमेज को असरटेन नहीं कर सकते हैं। ये पेन जब तक मेरे पास रहेगा, ये पेन अगर मैं उस पर्सन को नहीं देती हूँ तो हो सकता है उसके पास उसका कुछ बहुत ही बड़ा डैमेज हो जाए जो कि मैं असरटेन ही नहीं कर सकती, ऐसा बहुत बड़ा लॉस उसका कुछ होने वाला है, ठीक है, उस मामले में भी मुझे पेन देना पड़ेगा। एंड चौथी बात ये है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ, ऐसा भी हो सकता है जो प्लेंटिफ है, जो पर्सन मुझसे पेन चाहता है, उस पर्सन ने ही मुझे गलती से ये पेन ट्रांसफर कर दिया, उस मामले में भी मुझे ये पेन वापस करना पड़ेगा। तो हमारे पास 4 ग्राउंड्स हो गए। पहला हो गया अगर एजेंट या ट्रस्टी हैं हम उस प्लेंटिफ के। दूसरी बात, मनी में हम एडिक्वेट रिलीफ नहीं दे सकते हैं। तीसरी बात, इट इज डिफिकल्ट टू असरटेन, एक्चुअल डैमेज हम असरटेन ही नहीं कर सकते। एंड चौथी बात यह है कि उस प्लेंटिफ ने ही मुझे रॉन्गफुली ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो जाए, कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम्ड अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ दिस सेक्शन प्रिज्यूम, जब तक कि कॉन्ट्ररी मतलब इसके विपरीत ये प्रूफ ना हो जाए, तब तक कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जो कंपेंसेशन इन मनी है ये एडिक्वेट रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर सकता। पहला प्रिजम्पशन ये है कि कंपेंसेशन इन मनी एडिक्वेट रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर पाएगा प्लेंटिफ को, कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चल रही है। एंड दूसरा प्रिजम्पशन है दैट इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असरटेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस। दूसरा प्रिजम्पशन कोर्ट ये कर रही है कि ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है कि हम असरटेन कर पाए कि एक्चुअल डैमेज कितना होने वाला है। तो इन दोनों मामलों में आपको उस पेन को तो रिटर्न करना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। अगर मैं ये प्रूव कर देती हूँ कि हाँ हम तो मनी अफोर्ड कर सकते हैं, आपको एडिक्वेट रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो मुझे पेन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर अगर मैं कहूँ कि ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट नहीं है असरटेन करना एक्चुअल डैमेज, एक्चुअल डैमेज मैं आपको असरटेन करके बता रही हूँ ना कि आपका कितना लॉस होने वाला है, आपका दिस मच अमाउंट लॉस होने वाला है तो मैं उतने पैसे आपको दे देती हूँ। अगर ये चीज मैं बोल दूं, मतलब यहाँ पे शैल प्रिज्यूम तो है, शैल प्रिजम्पशन है, ओके, लेकिन ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है, ओके, मैं रिबट कर सकूंगी। तो ये था हमारा सेक्शन 7 एंड 8।
मैंने कोशिश करा है कि बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में आपको ये दोनों सेक्शन समझा सकूँ। आई होप ये दोनों सेक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।